नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं 5 की बात। एनडीटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसको देखकर हर हिंदुस्तानी रोमांचित हो जाएगा और ऐसे हीरो को देखकर मन करेगा कि हमारे आसपास के लोग भी और हम खुद भी इसके रास्ते पर जरूर चलें। याद दिलाता हूं, 2 अक्टूबर की एक घटना है। लंदन में भारत की ऊंचाइयों के आगे कुछ खालिस्तानी उग्रवादी तिरंगे का अपमान करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तिरंगा जमीन पर गिरा दिया था और उस पर कुछ छिड़क रहे थे, जैसे कि उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। यह दृश्य किसी भी भारतीय के लिए बहुत तकलीफदेह हो सकता है, इसीलिए हम भी जानबूझकर वो तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसके आगे की तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे। उस जगह पर एक भारतीय छात्र मौजूद था, जो वहां मौजूद था प्रोटेस्ट के बीच में देखने के लिए। उस छात्र ने तिरंगे को अपमानित होने से बचा लिया। वो सबके बीच गया और चुपचाप आराम से उस तिरंगे को उठाया और अपने साथ ले आया। ये शख्स, ये छात्र, इसका नाम है सत्यम सुराना, जिसने तिरंगे को करीने से और सम्मान के साथ मोड़ के अपने साथ रख लिया, अपने पास रख लिया। बाद में सत्यम नाम के इस बच्चे ने, इस विद्यार्थी ने एक ट्वीट भी किया और वो ट्वीट कर लिखते हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद उस ट्वीट को देखिए कि कोई रुकावट नहीं है जो किसी बेटे को अपनी मां से प्रेम करने से रोक सके। भारत माता सपूत। सत्यम सुराना लंदन में वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके ट्विटर अकाउंट के मुताबिक वो पुणे के रहने वाले हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, खुद सत्यम सुराना हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। सत्यम, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और सबसे पहले तो शाबाशी, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो काम आपने किया, हर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है उसको आज आपको देखकर बड़ी तसल्ली मिल रही होगी कि आप जैसे लोग भी हैं जो तिरंगे के लिए आज भी कुछ कर सकते हैं। आपके पीछे इस वीडियो में जो आपकी तस्वीर में देख रहा हूँ, पीछे एक तिरंगा दिखाई दे रहा है। क्या ये वही तिरंगा है जिसको आप उस दिन उठाकर लेकर आए, या इसकी क्या कहानी है? जी, ये वो तिरंगा तो नहीं है। मैं चाहता तो था उस तिरंगे को साथ में ले आऊं, किंतु यहाँ की पुलिस व्यवस्था को उस तिरंगे की जरूरत अपनी कानूनी प्रक्रिया के लिए थी, तो वो तिरंगा अभी फिलहाल मेरी जानकारी के हिसाब से भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में सुरक्षित है। ये जो तिरंगा मेरे पीछे है, ये मैं पुणे से मेरे घर से ले आया था जब मैं लंदन में 20 दिन पहले पहुंचा था। और 2-3 चीजें सबसे पहले जो मैंने अपने रूम में लगाई थी, तो वो ये तिरंगा था, और दूसरे मेरे भगवान जी का मंदिर था, और बाकी फिर चीजें मैंने लगाई थी। सत्यम, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप तिरंगे को अपने साथ लेकर गए, पुणे से लेकर लंदन तक, और अपने अपने घर में तिरंगा आपने लगा के रखा हुआ है। लेकिन उस दिन हुआ क्या था जब 2 अक्टूबर की घटना है? वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, जो हमने खबरें पढ़ी हैं। आप अगर वहाँ मौजूद थे, आप बता सकें, और आप वहाँ कैसे मौजूद थे, आप क्यों वहाँ मौजूद थे? जी, बात दरअसल ऐसी थी कि मेरा जो कॉलेज है वो भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के बिल्कुल पास में है। 2-3 मिनट के पैदल डिस्टेंस पर मेरा कॉलेज है। तो जिस दिन हम कॉलेज में उस दिन गए थे, तो ऐसी कुछ सुनने को खबरें मिली थी कि कोई भारी तादाद में लोग भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने जमा हो चुके हैं और कोई प्रदर्शन जारी है। तो जिस समय दोपहर को मैं, मेरे कॉलेज का समय खत्म होने पर जब मैं वापस घर की ओर जाने के लिए निकल पड़ा, तब मैंने देखा कि कई सारे ऐसे लोग जमे हुए हैं जो देश के विरोध में नारे लगा रहे हैं। जो बहुत ऐसे नारेबाजी चल रही थी कि जो सुनने में पीड़ादायी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब उस जगह पर पूरा तिरंगे को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा था कि लोग अपने पैर में तिरंगे को बांध कर चल रहे थे। लोगों ने अपने गाड़ी के मड फ्लैप्स पे तिरंगा लगाया हुआ था। लोग तिरंगे को चप्पल का हार पहना रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का वहां पर एक कटआउट सा लगा हुआ था जिसमें तिरंगा लपेटा हुआ था, जिसके ऊपर चप्पल का हार पहनकर उसको पीटा जा रहा था। और जिस तरीके के नारे उस जमाव के द्वारा लग रहे थे उस दिन, तो वो काफी पीड़ादायी थे सुनने के लिए। जी सत्यम, आप रहिए मेरे साथ। दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात क्लियर कर दूं कि जो तिरंगे के अपमान की तस्वीरें जो सत्यम ने अपनी आंखों से देखी थी, जो तस्वीरें हमको भेजी गई हैं वहाँ से, वो हम जानबूझकर तिरंगे के अपमान को जहाँ किया गया है उसको नहीं दिखा रहे हैं, उसको ब्लर करके रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं
कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि तिरंगे का इस तरह का अपमान उसको देखना भी पड़े। पर सत्यम ने जो काम किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सत्यम उस भीड़ के बीच में जहाँ पर वो तमाम खालिस्तानी समर्थक जो इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे वो गए और उन्होंने उस तिरंगा जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था उसको उठाया। वो तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सत्यम ने कैसे बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ तिरंगे का अपमान होने से बचाया। सत्यम, जो आपने किया वो तो जाहिर तौर पर काबिल तारीफ है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने ये काम किया या जब आप वो देख रहे थे तो आपके दिमाग में था कि इस तिरंगे को मुझे उठाना है या तिरंगे का अपमान ये कर रहे हैं, इसके बीच में जाके मुझे तिरंगे को निकालना है? कब ये मोमेंट कैसा आया कि अब तिरंगे को उठा लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में ख्याल आया नहीं था। मैं 1 से 1.5 घंटे तक उस प्रदर्शन को देखता रहा था और मेरे मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि बचपन से लेकर अब तक हमने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हर किसी जगह पर जाके बस तिरंगे को हमेशा हमने सम्मानित होते हुए देखा है। तिरंगे को आज एक ऐसे स्थान पर हमने रखा हुआ है हमारी जिंदगी में कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये बचपन से सिखाया गया है। लेकिन इस जगह पर आकर एक नए देश में, एक नए समाज में, एक नए वातावरण में जब ऐसे प्रकार की हालत हमारे तिरंगे के बारे में, हमारे राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में जो जिस प्रकार की अपमानित बातें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं मन में बस ये ख्याल आ रहा था कि यार ये सही नहीं हो रहा है, दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये होना नहीं चाहिए। देश के बाहर देश की गरिमा को संभालना चाहिए। और सोचा नहीं था कि जाके तिरंगा उठाना या कुछ है। बस उस समय उस क्षण पे मेरे मन में जो विचार आया कि मुझको जगह दिखी, मैंने कहा कि अब इन लोगों को जो करना था ये इन्होंने कर दिया, अब इसके आगे तिरंगे का और अपमान नहीं देखा जाएगा। सो मैंने बस पीछे से जहां मुझको जगह दिखी वो क्षण मेरे मन में आया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बूझे मैंने बस पीछे से गया और मैंने तिरंगे को अपने हाथ में पकड़कर अपने साथ मैंने उसको समेट के ले गया। सत्यम, ये बताइए, आपने कहा कि आप पुणे से जब लंदन गए 20 दिन पहले तो तिरंगा अपने घर से लेकर आए, भगवान की मूर्तियां लेकर आए। तिरंगे को लेकर प्रेम अब पूरी दुनिया ने अब आपका देख लिया कि जो आपने लंदन में किया ऊंचाइयों के बाहर, हम सब जानते हैं। ये आया कहाँ से आपके अंदर? ये इनकलकेट कैसे हुआ? फैमिली से, स्कूल से, फ्रेंड से, कहाँ से? जी, ये जो भावना है वो जिस वातावरण में मुझको मेरे माँ बाप ने पलाया बढ़ाया है, जिस वातावरण में मैं पाठशाला के जीवन से मैं जिस तरीके से बड़ा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ये देश प्रेम मेरे खून में अंदर से है। मेरे परदादा जी स्वतंत्र सेनानी थे, तो हमारी फैमिली की हिस्ट्री में भी मेरे जो परदादा जी थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सी योगदान दिए है। मैं जिस पुणे शहर में पला बड़ा हूँ वो पुणे शहर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है। उस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा बचपन गुजारा है। उस शहर से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज शासन चलाया है। और जब जी। ऐसे पुणे जैसे सांस्कृतिक एक शहर में जब आप पलते हो बढ़ते हो, तो इसमें पुणे का बहुत एक बड़ा हिस्सा है मेरे अपब्रिंगिंग में। और जिस तरीके से हमने बचपन से वीर शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, स्वातंत्र वीर सावरकर हो या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे कई सारे सेनानी हैं। या फिर आज के समय में भी हर वो सेना में जवान जो अपना बलिदान देता है, तो हर एक की कहानी से कहीं ना कहीं एक रोमांच और एक देश प्रेम की भावना खुद में बढ़ती जाती है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप सत्यम, और जाहिर तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि आपके आसपास का माहौल, आपके घर के लोग, आपके माता पिता यही आपको सही रास्ते पर ले चले। और जिस तरीके से आपने काम किया है वो वाकई में पूरे न सिर्फ माँ बाप का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान आपने बढ़ाया है। एक आखिर में पूछना चाहूँगा आपसे जाते जाते, आप लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको मुकदमा करने का मौका मिले ऐसे लोगों पर जो हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करते हैं, तो लड़ेंगे उनके खिलाफ, उनको सजा दिलाएंगे? जी, पेशे से वकील हूँ। लंदन आने से पहले 4 से 5 महीने मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट में थोड़ा वकालत में एक्सपोजर भी पाया है। मेरा ऐसा मानना है कि आज जिस कगार पर देश खड़ा है नेशनली इंटरनेशनली, तो देश की यंत्रणा काफी सक्षम है ऐसे लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचाने में। और मेरे ओर से देश को कभी भी कोई भी सहायता लगे तो मैं कभी अपने आप को देश के प्रति समर्पित करने के लिए कभी एक
पैर भी मैं पीछे नहीं हटना चाहूंगा। भले ही वो लीगली हो, बी इट इन एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्म। मुझे मेरे देश के प्रति अगर कोई भी सेवा करने का मौका मिले तो मैं जरूर उसमें काम करूंगा। क्या करेंगे आगे जाकर? लॉ की प्रैक्टिस या कुछ और? जी अभी फिलहाल तो लॉ की प्रैक्टिस करने की ही मंशा रखता हूँ, और यहाँ से एलएलएम करने के बाद वापस भारत आने का ही मेरा मकसद है। यहाँ पे बस पढ़ने के लिए, थोड़ा एक्सपोजर पाने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक जो प्रतिमा है और जो भारत के प्रति जो विचार है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके का सिस्टम में अपने भारत में भी सुधार हो सकता है, तो सिर्फ वही चीज एक्सप्लोर करने के लिए मैं सही लंदन आया हूँ। बट वापस आके देश की सेवा किसी ना मेरे किसी मन में तरीके ये से सवाल बिल्कुल नहीं था सत्यम कि आप लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मैं ये मान के चल रहा था जो तिरंगे से इतनी मोहब्बत करता है वो तो लंदन में रह ही नहीं सकता, उसको तो वापस लौटना ही लौटना है। पर आपने क्लियर कर दिया कि एक्सपोजर के लिए गए हैं, वापस हिंदुस्तान में आकर मातृभूमि की सेवा करेंगे। थैंक यू सत्यम इस बातचीत के लिए। और मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं कि आपके जैसे यंग इंडियन की इस तरह की बातें सुनकर बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपके भविष्य के लिए हम सबकी तरफ से बहुत शुभकामनाएं सत्यम। आप देख रहे हैं 5 की बात, और अब बात करेंगे एक ऐसे माननीय की जो आजकल कुछ गलत वजहों से सुर्खियों में है। अस्पताल में पिस्तौल लेकर घूमने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल अब पत्रकारों पर भड़क गए हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, जैसा कि उनको जाना जाता है, गोपाल मंडल से जब पत्रकारों ने अस्पताल में पिस्तौल ले जाने वाली बात पर सवाल पूछे आज, तो वो पत्रकारों को ही धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं पिस्तौल लहराऊंगा, तुम लोग क्या कर लोगे। उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे बाप हो जो मुझे मना करोगे। नीतीश के विधायक ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। 2 दिन से गोपाल मंडल का एक वीडियो पहले ही वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में पिस्तौल रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में घूमते दिख रहे हैं। इस बारे में जब उनसे पूछा गया था तो उनका कहना था कि हाथ में लेकर नहीं चलेंगे तो क्या कमर में रखकर चलेंगे। अपने कारनामों के कारण गोपाल मंडल पहले ही कई बार गलत वजह से सुर्खियों में रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली वो जब 2 दिन पहले वो पिस्तौल हाथ में लिए अस्पताल में चल रहे थे, उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी हैं, हाथ में पिस्तौल साफ देखी जा सकती है। और वो दूसरी तस्वीर में आज जब उनसे सफाई पूछी गई कि आप क्यों पिस्तौल लेके घूम रहे थे, वो भी अस्पताल के भीतर, तब वो पत्रकारों पर ही गुस्सा हो गए, उन्हीं के साथ बदतमीजी करने लगे। सुनते हैं क्या कहा गोपाल मंडल ने। तुम लोग हमारा बाप हो। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे, लहराएंगे, लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे। हम लोगों के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी जी की विचारधाराओं पे चलने वाले हैं। हम लोगों को देखते हैं पार्टी में इन 5 महापुरुषों का हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है पार्टी के मेन हॉल में। इस तरह की भाषा कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो। कि पिस्टल गोली बारूद वाले लोग हम लोग नहीं है, हम लोग महात्मा गांधी वाले लोग हैं। अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी वाले लोग हैं, और उनके अपने विधायक उनके अपने शहर में पिस्तौल लिए घूमते हैं और ऊपर से पत्रकारों को धमकाते हैं कि तुम्हारे बाप हो, हम तो ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद भी अभी तक जेडीयू ने कोई भी कार्रवाई गोपाल मंडल के खिलाफ नहीं की है। गोपाल मंडल नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं। गोपाल मंडल के बारे में, उनके बारे में कुछ और चर्चित किस्से हैं, वो भी आपको बता देता हूं। गोपाल मंडल नीतीश कुमार के ऐसे विधायक हैं जो अपनी हरकतों और बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, गलत कारणों से। भागलपुर की गोपालपुर सीट से वो विधायक हैं। राजधानी एक्सप्रेस में कुछ दिनों पहले आपको याद होगा चड्डी बनियान में घूमते हुए दिखाई दिए थे। जब सहयात्रियों ने उनको टोका था तो मंडल साहब ने उसको जान से मारने की धमकी दे दी थी। नवगछिया में जेडीयू के भीम संवाद में विवादित बयान दिया था गोपाल मंडल ने।
कि मेरे सामने कोई नीतीश कुमार का विरोध करेगा तो उसकी गर्दन उतार देंगे। सरेआम जान से मारने की धमकी दी थी माननीय नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल ने। नवगछिया में सीओ और थानेदार को भी वो धमका चुके हैं और कहा था कि काम नहीं होगा तो हम गाड़ी में डंडा भी रखते हैं। पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि हम डंडे से तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। बार बालाओं के साथ डांस करने का भी एक इनकी तस्वीर, इनका वीडियो वायरल हो चुका है गोपाल मंडल का। अब अस्पताल में 2 दिन पहले की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, पिस्तौल लहराने का वीडियो वायरल है और अब जब पिस्तौल को लेकर सवाल पूछा गया मीडिया से तो वो मीडिया से ही गाली गलौज करने लगे। ये इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है माननीय गोपाल मंडल साहब का, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी बताए जाते हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ पटना से हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में रहे हैं और वो भी गलत कारणों से। इसके बावजूद भी जब इतना बड़ी हरकत कर दें, पिस्तौल लेकर घूमे, मीडिया को धमकाएं, तो अशोक चौधरी साहब का ये बयान आना कि हम तो गांधी की पार्टी हैं। क्या मजबूरी है? गोपाल मंडल क्यों नीतीश कुमार के साथ? देखिए, अशोक चौधरी जो बोल रहे थे उन्हें भी मालूम है कि वो एक तरह से इनडिफेंसिबल को उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी पार्टी में हर वो नेता, हर कार्यकर्ता जो है वो गोपाल मंडल के सुर्खियों में बने रहने के कारण और उनके हर दिन की हरकत से आप कह सकते हैं कि परेशान रहता है और उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ती है। इससे पूर्व भी जो है गोपाल मंडल से पार्टी ने स्पष्टीकरण पूछा और आज भी जब वो पार्टी दफ्तर में जब मीडिया वालों से उलझ रहे थे तो उस समय उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने सफाई या समझाने के लिए ही बुलाया था और उसी क्रम में उसके पहले वो मीडिया वालों से उलझ गए। अब दूसरा पक्ष यह है कि आखिर पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती है। इसके पीछे राजनीतिक कारण है। यह वो कारण है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अभी सामाजिक सर्वे, जो जातीय जनगणना का जो सर्वे हुआ था, जातीय गणना हुई थी, उसका एक रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अति पिछड़ी समुदाय के जो जातियां हैं उनकी संख्या जो है करीब 36% है और गोपाल मंडल भी उसी अति पिछड़ी समुदाय से आते हैं। अगर आपको भागलपुर संसदीय क्षेत्र का अगर आपको पिछले बार का चुनाव परिणाम याद हो तो वहां से जीतने वाले अजय मंडल थे और हारने वाले भी आरजेडी के बुलो मंडल थे। यानी कि ये जो मंडल समुदाय से जो आते हैं उनका काफी राजनीतिक प्रभाव है और जो एक तरह से अति पिछड़ी समुदाय के जो वोटर हैं वो जनता दल यूनाइटेड के कोर वोट बैंक हैं और कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो हर बार उन्हें पार्टी के खिलाफ, पार्टी को बार बार परेशान करने के कारण या पार्टी को एक तरह से एम्बैरेसिंग सिचुएशन में खड़ा करने के कारण भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाते हैं। हालांकि वो मानते हैं कि उनकी हरकतें जो हैं उन सबके लिए एक परेशानी का सबब है और वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उन्हें चुनाव में अगर हार का मुंह देखना पड़ा तो उसके बाद उनका सारा जो गुस्सा है या जो सारी गर्मी है वो खुद से खुद ठंडा हो जाएगी। सुमित, चलिए मनीष, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन कुल मिलाकर समझा सकता है कि चुनाव जीतना जरूरी है। चुनाव जीतने वाला चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार उर्फ सुशासन बाबू के लिए गोपाल मंडल परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। माफ करिएगा, आगे बढ़ते हैं। बिहार की जातिगत गणना का डेटा जारी करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर ये डेटा रिलीज कर दिया गया, इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नीतिगत मामलों पर सरकार को रोकना गलत होगा। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके बाद याचिकाकर्ता का जवाब दाखिल होगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी महीने में सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि हाईकोर्ट का आदेश काफी विस्तृत है और पॉलिसी के लिए डेटा क्यों जरूरी है।
बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े पर सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सवाल उठाए हैं। खुद जेडीयू के सांसद ने, जिनकी पार्टी ने सर्वे कराया है। सर्वे में तेली समाज की आबादी 2.81% बताई गई है। जेडीयू सांसद का दावा है कि उनके समाज की हिस्सेदारी कम से कम 4% है। बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़े जब से सामने आए हैं तब से उस पर बहस भी शुरू हो गई है, उस पर कुछ विवाद भी शुरू हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हमारे साथ हैं जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब चूंकि आंकड़े सामने आ गए हैं तो इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है और ये पॉलिसी का मामला है, सरकार को नहीं रोकेगी। देखिए, सवाल ये उठता है, सही बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कहनाम है कि जब आंकड़े 2 अक्टूबर को पब्लिश्ड हो गए हैं, अब उस पर कोई सुनवाई करना, रोक लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि जन जन तक ये बात जा चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो जातीय गणना कराई थी, इसका ये फिगर है। सवाल ये है कि अब इसके बाद अगर कोई सरकार का जो होगी, अगर किसी को लगेगा कि हमारे साथ न्याय या अन्याय हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नहीं, आपने न्याय अन्याय की बात, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके जाति की गिनती नहीं हुई, उनके गांव में लोग नहीं गए, उनके जहां भी वो रहते हैं वो नहीं गए और आंकड़े गलत है। मैंने देखा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, आप जिस जाति से आते हैं या आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दूसरे दल के या दूसरे जात के गणना पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, परंतु हाँ, तेली साहू समाज के राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष होने के नाते तेली साहू समाज पूरे बिहार से, हर जिले से मुझे फ़ोन कर रहा है कि हमारी जो गिनती हुई है वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है, हमारी पूरी गिनती नहीं हो पाई है। आप पेपर में आज निकला है कि 1931 में हम 2.8% थे और आज हम 2.81% हुए। मतलब तेली साहू समाज। मैं सिर्फ तेली साहू समाज की बात कर रहा हूँ। 1931 में भी तेली साहू समाज का अलग आंकड़ा गिनती हुई थी। अच्छा। 1931 में भी तेली समाज का बैस में अलग गिनती हुआ था। बैस के अंश सभी जात को एक जगह जोड़ा गया था और तेली को अलग, क्योंकि तेली समाज पूरे बिहार और हिंदुस्तान में की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसकी गिनती अलग हुई थी बैस में। अभी जो गणना हुई है उसमें बैस समाज में मोदी को जोड़ दिया गया है, जबकि मोदी तेली में आता है। इस प्रकार की त्रुटियां हमारे समाज के लोगों को नजर आई है, लोगों ने मेरे ऊपर ध्यान दिलाया है। हम लोग चाह रहे हैं कि एक फिगर बनाकर पूरे बिहार भर के अपने सभी जिलों का जिला अध्यक्षों को बुलाकर बैस समाज के नहीं बल्कि तेली साहू समाज के लोगों से फिगर लेके माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में देना कि आपने हमें अति पिछड़ा दिया तेली समाज को और हम गिनती में ही पिछड़ गए। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ 7 अक्टूबर यानी कल राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर जाएंगे। सूरतगढ़ में सेंट्रल स्टेट फार्म और जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र के साथ साथ हनुमानगढ़ में गोगा मेडी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान के दौरों को लेकर बीते हफ्ते सवाल उठाए थे और कहा था कि प्रदेश में कुछ ही महीने में चुनाव होने हैं, इसीलिए वे बार बार यहां चक्कर काट रहे हैं। एक बार फिर आप सबका 5 की बात में स्वागत है। पीएम मोदी 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर आयोजित होने वाले ये समिट पीएम मोदी के विकसित भारत एट 2047 यानी 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएलआई स्कीम्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ये प्रधानमंत्री जी के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसने भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दी है। गुजरात का यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के विजनरी गाइडेंस ने
पिछले 2 दशक में गुजरात को भारत का ग्रोथ इंजन बनाया है।